जय हिंद बच्चों। कल की क्लास में हमने अर्धचालकों के बारे में जानकारी ली थी और चैप्टर पूरा किया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व। तो चुंबकत्व की आज पूरी क्लास करेंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि चुंबकत्व में इम्पोर्टेंट क्या है और हमारे एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि चुंबक इस प्रकार की होती है, जो कि हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और जिसमें भौतिकी की जिस ब्रांच में हम चुंबक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व। बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक चुंबक की, कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है। जैसे हमने देखा हो कि स्पीकर्स होते हैं, उसमें पीछे की साइड चुंबक लगी हुई होती है। जैसे मोटर्स होती है, हम बचपन में खेलते थे तो मोटर्स में भी चुंबक लगे हुए होते हैं। तो चुंबक क्या होती है, हम किसे चुंबक कहते हैं? हम चुंबक उस वस्तु को कहते हैं या उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे ही हम चुंबक कहते हैं। चुंबक का अर्थ लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना, और जो शक्तिशाली चुंबक होती है वो लोहे को ज़्यादा आकर्षित करती है, और जो दुर्बल होती है वो कम आकर्षित करती है। लेकिन पॉइंट ये है कि चुंबक वही होती है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि एक ऐसा पिंड या ऐसा द्रव्यमान जो लोहा और निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करती है, या आकर्षण की क्षमता हो, वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, जैसे किसी छड़ चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, धागे से लटकाते हैं, तो इसका जो नॉर्थ पोल है, जो एन सिरा है वो नॉर्थ की ओर, और जो साउथ वाला सिरा है, एस सिरा है, वो साउथ की ओर लटका हुआ रहता है। यही होती है चुंबक की खासियत। जो इसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ, और जो साउथ पोल है वो साउथ की तरफ लटका हुआ रहता है। जैसे स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है, चुंबक कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा पिंड जो लोहा और निकल की वस्तुओं को या उनसे बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि Fe, फेरस एंड निकल, इनसे बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, और क्या करे, NS में लटके, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में विद्यमान हो जाए, ठहर जाए, उसे क्या कहेंगे, चुंबक। हम प्राकृतिक चुंबक की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने लोहा और निकल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पढ़ा और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का गुण पढ़ा। उसके बाद में है कि चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है, जैसे मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट। चुंबक क्या होते हैं? लोहे के ऑक्साइड होते हैं। और चुंबक का कोई भी दो पोल हैं, जैसे हमने कोई छड़ चुंबक ली है, इसके दो पोल हैं, साउथ और नॉर्थ। तो जितना इसका सामर्थ्य होगा उतना ही इसका सामर्थ्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें N वाला पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है और S वाला वीक हो जाए। जितना ये स्ट्रॉन्ग है N वाला, उतना ही S वाला स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड तो कमज़ोर है, एक साइड प्रबल है, ऐसा नहीं होता। दोनों समान रूप से प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं। यानी कि चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। और अगला पॉइंट है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुव आकर्षण करते हैं। जैसे दो चुंबक हैं, यदि अलग अलग हैं, अलग अलग ध्रुव पास में आ रहे हैं, तो ये करेंगे आकर्षण। और यदि समान ध्रुव है, समान ध्रुव हैं, जैसे NN, SS,
अगर इस प्रकार से हैं तो वो करेंगे प्रतिकर्षण। ये दोनों पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, एस एस पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एन एस या एस एन ये आपस में पास आएंगे तो आकर्षण का गुण दर्शाएंगे। तो ये थी बच्चों प्राकृतिक चुंबक। इसके बाद में हम चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे कि चुंबक किस प्रकार कार्य करती है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो बच्चों पहली तो होती है परमानेंट चुंबक। चुंबक 3 प्रकार की होती है, जैसे एक तो परमानेंट स्थायी, एक होती है अस्थायी। स्थायी चुंबक वो जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या प्राकृतिक चुंबक के साथ में रख के या उसकी संगति में रख के उसको स्थायी बना देते हैं, तो वो होती है स्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक वो होती है कि जब हम चाहें उस टाइम पे उसमें चुंबकीय गुण आ जाए, और जब हम चाहें कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं होने चाहिए, चुंबकीय गुण चले जाएं। जैसे विद्युत चुंबक, हमें चुंबकीय गुण चाहिए होंगे, हम लाइट से कनेक्ट करेंगे, विद्युत से कनेक्ट करेंगे, और जब हमें चुंबकीय गुण नहीं चाहिए होंगे हम विद्युत से कनेक्ट हटा देंगे, तो उसे अस्थायी चुंबक कहेंगे, जिसमें हम चुंबकीय गुणों में बदलाव कर सकते हैं, वो तो हो गया अस्थायी। और जिसमें एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के बाद वो स्थायी रूप से उसी में रहें, वो रहेंगे स्थायी चुंबक। तो स्थायी के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि स्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जो कमरे के ताप पर लोह चुंबकीय गुणों को अधिक समय तक बनाए रखते हैं, यानी कि उसमें चुंबकीय गुण क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये तो हो गए स्थायी चुंबक। जैसे लाउड स्पीकर के पीछे आपने देखा होगा चुंबक लगा हुआ होता है, वो स्थायी चुंबक ही होता है। गैल्वेनोमीटर में जो चुंबक लगा हुआ होता है वो भी स्थायी चुंबक होता है। और इस प्रकार की चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे स्टील, ठीक है, स्टील का उपयोग भी किया जाता है। और जैसे एल्निको और एल्नेक्स, स्टील के साथ साथ एल्निको और एल्कोनेक्स ऐसे हैं, ऐसे मिश्र धातु हैं जिनकी सहायता से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और इस्पात का भी बना होता है और स्टील का भी बना होता है। यानी कि स्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर बहुत अधिक समय तक अपने चुंबकीय गुण रख पाते हैं, वो स्थायी चुंबक कहलाते हैं। जैसे एल्नेक्स और एल्को, इस्पात और स्टील, ये सब मिश्र धातुएं हैं और इनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है। और स्थायी चुंबक का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो वो क्या है, स्पीकर में पीछे की साइड जो चुंबक लगा हुआ होता है वो स्थायी चुंबक होता है। इसके बाद में इसका अगला जो प्रकार है वो है अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट। वे चुंबक जो शीघ्र ही बन जाते हैं और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त कर लेते हैं, यानी कि जब हमारे काम आए हम उसको चुंबक बना लें, और जब हमारे काम नहीं आ रहा हो हम विचुंबकत्व कर दे या चुंबकत्व गुण समाप्त कर दे, तो वे अस्थायी चुंबक कहलाएंगे। जैसे मृदु लोहों का बनाया जाता है, जो लोहा होता है वो कठोर होता है, लेकिन लोहे के गुणों में परिवर्तन करके हम सॉफ्ट वाला लोहा बनाते हैं, जिसे मृदु लोहा कहते हैं, ठीक है। उस चुंबक के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जैसे विद्युत घंटी, डायनामो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण होते हैं। और विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। बच्चों जैसे मशीनरी होती है, किसी वस्तु, लोहे की वस्तु को नीचे से उठाने के लिए एक मशीन ऐसी बनाते हैं कि जैसे उसमें विद्युत चुंबकीय गुण विद्यमान कराते हैं, विद्युत चुंबक उसमें लगाते हैं, विद्युत चुंबक उस वस्तु को अपनी ओर उठाती है, और जब छोड़नी होती है नई जगह पे ले जाके तो वहाँ पे विचुंबकत्व कर देते हैं, जिससे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं और वो वस्तु आसानी से वहाँ पर धरती पे रखी जा सकती है।
तो वो किसका उदाहरण होएगा? अस्थायी चुंबकत्व का, टेम्परेरी मैग्नेट का। इसके बाद में है बच्चों कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होगा अनुचुंबकत्व, दूसरा होगा और तीसरा होगा अचुंबकत्व या पैराचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व वे जो चुंबकीय गुण दर्शाएं, लोह चुंबकीय वो जो अत्यधिक रूप से चुंबकीय गुण दर्शाए, और पैराचुंबकीय हो जो विचुंबकत्व का गुण दर्शाए या चुंबकीय गुणों का विरोध करे। ये होगी इनके बारे में सिंपल सी जानकारी कि अनुचुंबकत्व जिनमें चुंबकीय गुण दर्शाए, लोह चुंबकत्व जो अत्यधिक रूप से चुंबकीय गुण दर्शाए, और पैराचुंबकत्व जिनमें चुंबकीय गुण का विरोध करने की क्षमता हो। तो पहला इसमें है चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ऐसे पदार्थ जिनका आकर्षण कमजोर होता है। अब बच्चों आप सोचोगे कि सर ने लिखा है कि आकर्षण कमजोर होता है। कमजोर है लेकिन आकर्षण तो है कि नहीं? सही बात, माना कि कमजोर है लेकिन आकर्षण तो है। यहाँ पर प्रतिकर्षण होता यदि कोई अन्य पदार्थ है जो प्रतिकर्षण कर रहा है तो उससे तो ये आकर्षण सही है जो भले ही कमजोर है। तो अनुचुंबकत्व में आकर्षण तो होता है लेकिन कमजोर हो, ठीक है, करते आकर्षण ही है, भले ही कमजोर रूप से करते हो, दुर्बल रूप से करते हो। तो अनुचुंबकत्व में कौन सा गुण पाया जाता है? आकर्षण का। जैसे ऑक्सीजन, क्रोमियम, टीन, एल्यूमिनियम। याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन, क्रोमियम, टीन और एल्यूमिनियम ये अनुचुंबकत्व के उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय कौन से? जो दुर्बल रूप से आकर्षण दिखाएं। उसके बाद में अगला है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय वे जो विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, नमक, वायु, जल, ये प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ये छड़ चुंबक है, ठीक है, ये छड़ चुंबक है और यहाँ पे फेरोमैग्नेट या फिर इसे अनुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है। तो इससे जो किरणें निकलेगी, इसको यहाँ रखते हैं, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है और यहाँ पे कोई मैग्नेट रखी हुई है। तो मैग्नेट में क्या होता है बच्चों कि यहाँ से किरणें शुरू होती है या फ्लक्स शुरू होते हैं एन से और एस की तरफ जाते हैं, एन से शुरू होते हैं एस की तरफ जाते हैं। तो ये आंशिक रूप से फ्लक्स का आकर्षण करती है। लेकिन यदि हम बात करें एन एस और यहाँ पे क्या है, ये पैराचुंबकीय पदार्थ है, पैरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब एन से एस में किरणें जाएंगी, फ्लक्स से जाएंगे, तो यहाँ से आकर्षण नहीं बल्कि उसका विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों ये जो फ्लक्स हैं ये इससे पैराचुंबकीय से दूर भागती है। इसका मतलब ये उनका प्रतिकर्षण करता है कि वे पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है उससे विपरीत दिशा में जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उल्टा करते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे सोना, चांदी, नमक, वायु और जल। ये एग्जाम्पल्स बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि सोना, गोल्ड या एयू ये कौन सा पदार्थ है, चुंबकीय, अनुचुंबकीय या पैराचुंबकीय। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रतिचुंबकीय है
या पैराचुंबकीय है। इसके बाद में इनकी विद्युत प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि इनमें चुंबकत्व का गुण ही नहीं पाया जाता। तो यदि नहीं पाया जाता तो जीरो होती, लेकिन इनमें विपरीत गुण पाया जाता है। जैसे ये तो विरोध करते हैं चुंबकीय गुणों का, तो जीरो से भी कम है, इसलिए ऋणात्मक होती है। यदि धनात्मक होती तो हम कहते हैं कि इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते, जबकि ये तो विरोध भी करते हैं, इससे चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए चुंबकीय प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है, ताप दे दे, धारा दे दे, दाब दे दे और नन ऑफ दीज, इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो इनमें से किसी पर भी करे, लेकिन हमें पता है कि ताप पर तो नहीं करती। ठीक है, ताप पर तो नहीं करती। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला प्रकार होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। जो जैसे चुंबक रखी हुई है तो दूर से आकर्षित होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे लोहे के पास, अगर चुंबक को हम लोहे के पास लेके जाते हैं तो वो दूर से देख लेती है कि लोहा है, चलो लोहे के पास। तो इस प्रकार से लोहा जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ ही होता है, इसलिए वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक बड़ी है तो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। किसी चुंबक के सिरे के पास रखे जाने पर तेजी से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ है जिनमें प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबलता पाई जाती है और वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, और बच्चों धनात्मक या बहुत ज़्यादा धनात्मक होती है, क्योंकि धनात्मक तो अनुचुंबकीय में भी होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, अनुचुंबकीय की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबलता होती है। इसके बाद में है कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने पर कम, ताप घटने पर अधिक हो जाती है। अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। जैसे अनुचुंबकीय है और कौन सा था, प्रति चुंबकीय है और लोह चुंबकीय है। इनमें तो क्या है कि ताप बढ़ने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, और लोहा में भी ताप बढ़ने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। लेकिन प्रति में ऐसा सीन नहीं है। प्रति में ताप बढ़ने पर या ताप कम होने पर चुंबकीय प्रवृत्ति जीरो की जीरो रहेगी या फिर ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें धनात्मक रहेगी लोह चुंबकीय में, और इसमें भी धनात्मक रहेगी। तो फर्क क्या है फिर? इसमें भी धनात्मक है, इसमें भी धनात्मक है। इसमें धनात्मक ज़्यादा है, प्रबलता ज़्यादा है, अधिक प्रबल। तो अब तक आपके इन तीनों पॉइंट्स में क्या समझ में आया कि जो अनुचुंबकीय होते हैं वो चुंबकत्व के गुण ज़्यादा दर्शाते नहीं हैं, लेकिन रिपल्सिव भी नहीं होते, यानी कि प्रतिकर्षण भी नहीं करते। आप कह सकते हैं कि हल्का सा आकर्षण दर्शाते हैं। लोह चुंबकीय बहुत अधिक आकर्षण दिखाते हैं, लेकिन प्रतिचुंबकीय ये प्रतिकर्षण दिखाते हैं। चुंबक के प्रति इनमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? लोहा, इस्पात, निकल, कोबाल्ट। और सबसे ज़्यादा क्या है? लोहा, यानी कि फेरस। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए तीनों पॉइंट्स को। जैसे अनुचुंबकीय क्या, जो आकर्षण दिखाएं लेकिन कमजोर वाला।
और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, क्रोमियम, टीन, एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय जहाँ आप याद करो उसके साथ ही एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना। और आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आकर्षण दिखाते हैं लेकिन बहुत लो लेवल का, बहुत कमज़ोर लेवल का। उसके बाद में था प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय में क्या? प्रतिकर्षण दिखाते हैं। जहाँ प्रति आ गया वहाँ प्रतिकर्षण, यानी कि आकर्षण का तो कोई रोल ही नहीं है। और इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, जबकि अनुचुंबकीय में चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक थी, भले ही लो लेवल की थी। ठीक है, ऋणात्मक तो नहीं थी अनुचुंबकीय में। इसके अलावा इसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि अनुचुंबकीय में करती है, लो चुंबकीय में करती है। लेकिन प्रतिचुंबकीय के लिए ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती ही नहीं है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स क्या थे? सोना, चांदी, नमक, वायु, जल। ये चुंबकीय गुणों से दूरी बनाए हुए रखते हैं। इसके बाद में था लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट के एग्जाम्पल लोहा, इस्पात, निकल, कोबाल्ट। लोहा, इस्पात, निकल, कोबाल्ट। और ये क्या करते हैं? प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक जो होनी ही थी। क्यों? क्योंकि प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, इसका मतलब ये हो गया ना कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा है। आकर्षण कितना है वही चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है। और इनमें एक क्वालिटी है कि ताप बढ़ने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है और ताप घटने पर चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बच्चों, जैसे कोई चुंबक रखी हुई है तो इसके आसपास इस प्रकार का एक फील्ड जनरेट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये लाइनें क्या बना रहे हो। बच्चों, ये फ्लक्स हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है। हमने तो यहाँ पे कटवा भी दिया इनसे, लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। और एक खास बात कि ये बाहर जो चलते हैं तो एन से एस की ओर चलते हैं, लेकिन अंदर की साइड पे भी ये गति करते हैं। चुंबक के अंदर भी ये गति करते रहते हैं और एस से एन की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है, एक जो शक्तिशाली चुंबक होता है या दुर्बल चुंबक होता है, तो उस हिसाब से उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। जिस क्षेत्र में आने पर कोई भी अन्य चुंबक या लोहा, जैसे लोह चुंबकीय या अनुचुंबकीय, वो आकर्षण फील करे और जो प्रतिचुंबकीय हैं वो प्रतिकर्षण फील करे, तो उस एरिया में आते ही, उस क्षेत्र में आते ही जब अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय तो आकर्षण फील करे या महसूस करे, और जो प्रतिचुंबकीय हैं वो उस क्षेत्र में आते ही प्रतिकर्षण महसूस करें, तो हम कहेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र में है। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके उसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर। दो मात्रक हो गए, एक तो टेस्ला और वेबर पर मीटर। और इसका सीजीएस मात्रक होता है गाउस। ये तो हो गया एसआई, और सीजीएस क्या होगा? या गाउस। गॉस भी कहते हैं बच्चों और गाउस भी कहते हैं, अपना अपना तरीका है कहने का, और इंग्लिश में तो इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, और एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, एक गॉस बराबर क्या होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और इसकी विमा की हम बात करें तो वेबर पर मीटर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र या फिर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी हम बात करें विमा की, तो विमा होती है, चलो बच्चों इसकी विमा ही निकालते हैं आज। विमा, ठीक है, विमा किस प्रकार निकाली इसकी? F बराबर क्या होता है? B
BIL। ठीक है, F बराबर क्या होता है BIL। उससे यहाँ से B की वैल्यू निकाली F/IL। L क्या है लेंथ, I क्या है एम्पियर और F क्या है बल। I क्या है एम्पियर या धारा और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से विमा निकाली जाती है। आप कमेंट करोगे तो अगली क्लास में इससे विमा भी निकाल के आपको बताएंगे, वैसे हम पहले निकाल चुके हैं। और इसका जो है एक टेस्ला जो है, इसका मात्रक एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर। यह भी इसका मात्रक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी ले चुके हैं। और आप कहें तो इसी क्लास में आपको चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाल के बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं B से। ऊपर एरो लगाया, इसका मतलब ये सदिश राशि है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है F बराबर BIL। ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और B की विमा हमें निकालनी है तो हम लिख देंगे F/IL। हम B को यहीं रखते हैं और IL को उधर भेज देते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, I का मात्रक यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर। इतना तक क्लियर है। अब हम इसको ऊपर किसका देते हैं, अब हम निकालेंगे इसकी विमा। तो बच्चों इसकी विमा निकालने के लिए अब इसकी निकालते हैं विमा। तो न्यूटन की विमा यानी कि बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2। यहाँ तक क्लियर है। एम्पियर या धारा की विमा क्या होती है, A1। एम्पियर की विमा A1 होती है, डायरेक्ट A1 ही लिखते हैं। और मीटर का क्या होता है L1। यहाँ तक क्लियर है। किसकी विमा निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की। और अगली स्टेप में विमा आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कट जाएगी। तो यहाँ पर तो हो जाएगा M1 और L क्या है 0। इसके बाद में A1 ऊपर जाएगा तो A माइनस में जाएगा। उसके पहले T को लिख लेते हैं कि T-2 है और A1 ऊपर जाएगा तो A भी माइनस में जाएगा। ये होगी इसकी विमा और यही फाइनल है। आप निकालना भी सीख गए होंगे। इस प्रकार से आप, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई से भी विमा निकाल सकते हो। किसकी सहायता से, मात्रक की सहायता से। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया। इसके बाद में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि चुंबकीय रेखाओं के गुण। बच्चों एक एक गुण की बात करेंगे। तो पहला गुण तो मैंने बताया था आपको कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो पहले तो इसको छोटा करते हैं थोड़ा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब गुण लिखते हैं। पहला है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, कभी ओवरलैप नहीं होती। कि चुंबक के बाहर, दूसरा है कि चुंबक के बाहर की बात करें तो ये चलती है N से S की ओर। चुंबक के बाहर, तो चुंबक के बाहर की बात करें के बाहर तो N2
एस चलेगी। लेकिन चुंबक के अंदर की बात करें तो ये एस से एन की ओर चलती है। बच्चों ये मेजर डिफरेंस है इनमें, एक बड़ा अंतर है कि एन से एस और एस से एन किस प्रकार चलती है। जो चुंबक के बाहर की बात करें तो एस से एन से एस चलती है, तो अंदर की बात करें तो एस से एन की तरफ चलती है इस प्रकार से, और बाहर तो एन से एस की ओर चलती। ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद में है कि ये अपने आसपास एक क्षेत्र जनरेट करती है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती हैं। इसके बाद में है ये मैग्नेटिक नीडल है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो बच्ची इनकी जो दिशा होती है वो एक कन्फर्म दिशा होती है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। इसीलिए ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे जब क्रॉस करेगी तो दिशा दो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और ये ऐसा माहौल रहता है वहाँ पे, देखो आप जैसे किसी लोह चुंबकीय में रख दिया तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था प्रकट होती है या ऐसी चुंबकीय धाराएं जैसा वहाँ पे निर्माण होता है। आपने कभी रेत में चला के देखा होगा चुंबक को, तो आप देखते हो कि उसमें वो रेत का बुरादा इस प्रकार से चिपक जाता है। आप गुण पढ़ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या होते हैं। तो पहला देखो वही है कि चुंबक के बाहर तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती है, और चुंबक के अंदर की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, जो मेजर डिफरेंस है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पे दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। दिशा हमेशा सिंगल रहेगी, दिशा हमेशा सिंगल रहती है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद पास में चलती है। बंद पास का मतलब एक रेखा शुरू हुई चुंबकीय फ्लक्स की तो वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, हमेशा बंद पास में चलेगी। क्यों? क्योंकि ये ना तो एक दूसरे को काटती है, और जहाँ से शुरू होती है चुंबक से उसी चुंबक में वापस समाहित होती है, और ये सर्किल चलता रहता है, तो इसीलिए ये बंद पास में होती है। उसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक चुंबक के कारण सामान्य अवस्था में धागे से यदि हम बांधते हैं चुंबक को तो वो NS उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ठहरता है। उसके अलावा यह है जैसे दो N और N ध्रुव है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, SS है इनमें भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि उल्टे ध्रुव आपस में सामने आएंगे, जैसे N और S है तो ये आपस में आकर्षित करेंगे, S और NA तो ये भी आपस में अपने दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करके आकर्षित करेंगे। तो ये थे बच्चों चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके गुण, कि वो किस प्रकार से कार्य करती है और अपनी प्रकृति दर्शाती है। उसके बाद में है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात होगी तो हम चुंबकीय फ्लक्स की भी बात करेंगे। जैसे ये ऐसे है कि ये कोई शीट है, किसी मेटल की कोई शीट है और यहाँ पर कोई चुंबक रखी हुई है, तो इस शीट में से कितनी बल रेखाएं जा रही है, उन बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सिंपल सी बात है कि किसी लंबवत पृष्ठ के चुंबक के लंबवत किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये चुंबक है, ये सामने कोई लंबवत तल है, तो इसमें से कितनी रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, और इसको काय में नापते हैं? वेबर में। आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र था, उसका मात्रक क्या था? वेबर पर मीटर। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है? वेबर।
यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में यदि हम एरिया का भाग दे या उस तल का भाग दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में इसे मैक्सवेल से भी डिनोट करते हैं, वेबर या मैक्सवेल, और इसे काय से दर्शाते हैं, फाई से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। ये है याद रखने वाला पॉइंट कि हम फाई से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को एरिया से गुणा करेंगे, उनके मध्य कोण कितना है उससे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और ये अदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर हमने ऊपर एरो नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि अदिश राशि है। और आपको एक चीज़ और बताई थी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है, क्षेत्रफल सदिश राशि होता है, तो जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो वो हमेशा अदिश राशि होती है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। और इसकी विमा भी वही m1 L2 T-2 A-1 और BA cos थीटा। AB cos थीटा होते आगे माइनस लग जाएगा बच्चों, इसलिए यदि आपसे बोला गया है कि BA cos थीटा है तो BA cos थीटा ही है। आपने AB किया तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सदिश गुणनफल में पूरा मान ही ऋणात्मक हो जाता है। उसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स का मान K हो, चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो, ठीक है, और इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्रफल A हो, तो चुंबकीय घनत्व, जहाँ B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो, वही है बच्चों BA cos थीटा। यही है इसका फॉर्मूला। और चुंबकीय घनत्व का वेबर पर मीटर। अच्छा, चुंबकीय घनत्व की बात की है, चुंबकीय घनत्व, तो चुंबकीय घनत्व इस प्रकार निकालेंगे कि फाई बटे एरिया। चुंबकीय घनत्व निकालेंगे B बटे एरिया। B तो होगा चुंबकीय क्षेत्र बटा एरिया, तो हो जाएगा चुंबकीय घनत्व। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, वेबर पर मीटर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का, और मीटर। इसका चुंबकीय घनत्व का मतलब है, इसका अर्थ है कि एकांक क्षेत्रफल में कितनी चुंबकीय फ्लक्स विद्यमान है। एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान चुंबकीय फ्लक्स की संख्या चुंबकीय घनत्व कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल 1 हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वही चुंबकीय घनत्व कहलाएंगी। इसके बाद है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, कि कौन कौन से उपकरण हैं जो चुंबकीय या चुंबक पर आधारित है। तो हमने पहला पढ़ा था स्थायी वाले में गैल्वेनोमीटर। उसके अलावा मीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत घंटी और विद्युत मोटर। बच्चों, इनमें से जो गैल्वेनोमीटर है वो तो स्थायी चुंबक का उदाहरण है। उसके अलावा बचे हुए 4 मीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत घंटी और विद्युत मीटर, ये अस्थायी चुंबकत्व के उदाहरण हैं। जनरली अस्थायी चुंबक और ये स्थायी चुंबक। ठीक है, इनमें से स्थायी चुंबक इस्तेमाल करके इनको भी उदाहरण बनाया जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरली कि नॉर्मली ऐसा होता है। तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम याद रख लीजिए, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत घंटी और विद्युत मीटर। एटलीस्ट पास तो में याद हो। इनमें से कोई भी 4 दे दे या 3 दे दे और आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ कौन सा नहीं है जो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो आपको अगर ये 3 या 5 याद रहेंगे तो आप उस वाले को फाइंड कर सकते हो जो इनसे भिन्न है। उसके बाद में अगला है ट्रांसफॉर्मर।
कि एक ऐसा उपकरण है, जो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम किया जाता है। बच्चों ये वाला हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या काम आते हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जिनका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अन्योन्य प्रेरण का मतलब है कि जिनमें प्रेरण किसी अन्य कुंडली द्वारा दिया जाता है, और स्वप्रेरण का अर्थ है कि जिनमें प्रेरण स्वयं ही प्रेरण ले लेते हैं, उन्हें स्वप्रेरण पर आधारित कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण का मतलब है कि जैसे दो ट्रांसफार्मर होते हैं एक कोयल से बच्चों, तो इनमें एक कोयल में जब इंडक्शन होता है तो इसी के कारण दूसरी में होता है तो अन्योन्य प्रेरण। या फिर अगर इसमें इंडक्शन हो रहा है वो हुआ, उसके बाद में अपने आप ही इसी में वापस इंडक्शन हो गया, तो वो कहेंगे स्वप्रेरण। तो ये अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है, यानी कि इसमें दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। उसके अलावा है कि निर्वात नली में ट्रांसफॉर्मर विद्युत धारा को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसके लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हमारी आज की लास्ट स्लाइड है कि दैनिक जीवन में काम आने वाले यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण। कि दैनिक जीवन में जो हमारे यंत्र काम आते हैं उनमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? डायनामो। मतलब डायनामो तो आपने सुना ही होगा कि जो मोटर होती है, जैसे उसमें एक तरफ तो एन होता है, एक तरफ एस होता है, और ये आर्मेचर होता है कोइल, और ये घूमती है। जब इनमें विद्युत प्रवाह किया जाता है तो घूमती है, या फिर हम इसको घुमाएं उसके कारण हमें विद्युत मिले, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे जो बड़े बड़े बांध होते हैं, जैसे उनमें पानी से बिजली बनाई जाती है, तो उनमें पानी से ये डायनामो घुमाया जाता है, रोटर घुमाया जाता है, और उससे बिजली बनती है। तो वहाँ पे क्या होता है? डायनामो। क्या काम होता है डायनामो का? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाता है। उसके अलावा एक है विद्युत मोटर, जो डायनामो का उल्टा होता है। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा दी जाती है और वो घूमती है और यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, यानी कि उल्टा करते हैं। बच्चों डायनामो आपने देखा होगा कि वो जो पवन चक्की लगी हुई होती है, वो जब घूमती है तो वो घूमना तो होगा यांत्रिक ऊर्जा, और उससे जो बिजली बनती है वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। इसलिए वो भी डायनामो का उदाहरण है। उसके अलावा है बैटरी। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। बल्ब, CFL, LED जो भी हम लाइट देखते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। और इसके अलावा लास्ट है हीटर। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बच्चों ऊर्जा का एक सिद्धांत होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमसे कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से, जैसे यांत्रिक से विद्युत में बदल दिया, विद्युत से यांत्रिक में बदल दो, यांत्रिक से विद्युत में बदल दो, रासायनिक से विद्युत में बदल दो, प्रकाश से विद्युत में बदल दो, विद्युत से प्रकाश में बदल दो, सोलर सेल। लेकिन आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। तो ये नियम भी आप याद रखिए। इसके बाद में शायद लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक नोट है कि घरेलू उपयोग हेतु 220 वोल्ट विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा हमने बताया था 220 वोल्ट आती है घर में, ठीक है, और जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज। ये हमारे घरों पे जो सप्लाई आती है बिजली की, उसका है कि उसमें वोल्टेज कितना होता है? 220, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज। और अमेरिका में अलग होता है, यहाँ पे अलग है।
ठीक है, तो आप ये याद रखिए, यही हमारा नोट है। तो बच्चों इस प्रकार से आज की हमारी स्लाइड्स ख़त्म होगी। तो हमने आज क्या पढ़ा, मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबकत्व के बारे में सारा डिटेल से हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हम अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, इसके पहले के चैप्टर्स रिवाइज़ कीजिए। आपको ये 10th नंबर की यूनिट है हमारी, इसके पहले हम 9 यूनिट कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और इसकी भी बस एक 30 मिनट की या 40 मिनट की क्लास बची हुई है, जिसमें यह यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने कोर्स का लगभग 70% कंप्लीट कर लिया। अब हमारी एक क्लास की यूनिट्स बची हुई है, जो हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहिए, और अग्निवीर बनना है तो ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।